ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सर्विस कंडक्ट रूल 1966 शॉर्टली डिस्क्रिप्ट करेंगे कि सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में क्या क्या रूल है और उस रूल में संबंधित क्या संबंधित चीजें हैं, बातें हैं, ये देखेंगे। देखिए, इसमें रूल नंबर 1 NI लिखा गया है, नंबर है। रूल नंबर 1 में है शॉर्ट टाइटल है। रूल नंबर 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल। और रूल नंबर 2 में है डिफिनीशन। रूल नंबर 2 में क्या है? डिफिनीशन। रूल नंबर 3 का सब रूल 1 में बताता है कि स्टाफ का अब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए, अब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के बारे में। रूल नंबर 3 का 2 जो है डिवोशन के बारे में है, और रूल नंबर 1 का तीसरा सब रूल जो है डू नथिंग। तो देखिए, ऐसे इसमें से टोटल हमको 26 रूल है। इसके शॉर्ट तरीके से हमको अगर याद करना हो तो क्या है कि अ, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या करते हैं कि इसको एक छोटा सा कहानी का रूप दे देते हैं। और कहानी जो है उसका अर्थ अनर्थ नहीं निकालना है, यह सिर्फ इसको कैसे दिमाग में रख सकें इसके लिए है। आप रूल्स को हम लोग वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कहानी बना देते हैं ताकि याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो अभी देखिए, हम एक कहानी रखेंगे कि एक जय और बीरू नाम का दो दोस्त था। जय और बीरू दो दोस्त, या आप कह लें दो भाई था। तो उसने ये रूल नंबर 1 2 तो आदि रखना है कि रूल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल है और रूल नंबर 2 में है डिफिनीशन। अब जय और बीरू जो था वो क्या बोला? जय ने बोला एड, ADD एड, और बीरू ने बोला डड, DDD डड बोला। तो इस बात पे दोनों में हो गया झगड़ा। वो बोले नहीं ऐड सही है, ये बोले डड सही है, डड सही है। तो ऐड जो बोला, तो ऐड बोलने का मतलब हुआ कि वो 3 नंबर जो रूल्स है, रूल का सब रूल 1 का सब रूल में 3 भाग है। एक अब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ए हो गया, डी से हो गया डिवोशन, और डी से हो गया डू नथिंग अनबिकमिंग। और वो जो बीरू था वो बोला डड, तो वो हो गया DDD। D4 हो गया ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर, फिर डी से हो गया ड्यूटी ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, और डी से हो गया ड्यूटी ड्यूरिंग सुपरवाइजर। यानी ये दोनों जो बोला वो 3 का 2 और 3 का 1 का जो सब रूल है उसके बारे में बोला। अब दोनों में हो गया झगड़ा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में पटका पटकी तक का नौबत आ गया। तो उसके कुछ लोग बोले अरे भाई इसको 4 लोगों के पास भेजो। तो 4 लोगों के पास भेजोगे भेजोगे तो 4 लोग समझाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो रूल नंबर 4 जो हम कह सकते हैं, इसमें प्रभाव का वर्णन है कि हमको जो विशिष्ट पद पे बैठा हुआ है वो पद का व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये है सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का रूल नंबर 4। यानी वो जो बोला कि भाई इसको 4 लोग समझाएंगे तो उसको प्रभाव पड़ेगा, तो रूल नंबर 4 हो गया प्रभाव। अब क्या है कि 4 लोग के पास गया, समझाने लगे, फिर बात बढ़ती गई। अब होने लगा उसके बात पे राजनीति, है ना। 4 लोग इसको समझाए, समझाने के बाद जो है 4 लोग समझाए, और इस बात पे 5 लोग मिलके राजनीति करने लगे। हो ही जाता है, कोई बात अगर होता है न्यूज में जैसे आता है तो भाई राजनीति हो ही जाता है। तो ये इस बात पे 5 लोग मिलकर राजनीति करने लगे। तो रूल नंबर 5 में हुआ कि राजनीति में भाग नहीं लेना है। अब हो गया कि 5 लोग राजनीति करने लगे। तो 6 दिन बाद 6 दिन बाद क्या हुआ कि छठे दिन 6 दिन बाद जो है संस्था और संघ के लोग भी आने लगे, है ना। ये मैटर बढ़ गया। तो छठे दिन क्या हुआ, संस्था और संघ के लोग भी आने लगे और उसको समझाने लगे।
मामला बढ़ गया, वो दोनों भाई बहुत तंग आ गया। तंग आकर के 7वें दिन कर दिया हड़ताल की घोषणा। देखिए जैसे राजनीति हो गया, राजनीति वाले लोग आ जाएंगे, संस्था और संघ के लोग आ जाएंगे, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई, हड़ताल करो। तो 7th में हो गया हड़ताल, यानी 7th रूल नंबर 7 में हड़ताल के बारे में वर्णन है कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो है हड़ताल में भाग नहीं लेगा। फिर जब हड़ताल हो गया, मामला बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो प्रेस वाले आ गए 8वें दिन। 8वें दिन आ गए प्रेस वाले, यानी रूल नंबर 8 में प्रेस के बारे में वर्णन है कि प्रेस में हम क्या क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ये प्रेस के बारे में वर्णन है। तो प्रेस वाले आ गए, ठीक है। तो ये सब देख करके उसके गांव में जो लोग थे वो उसका आलोचना करने लगे 9वें दिन से। बोले देखो कैसा दोनों भाई है, दोनों दोस्त है, कि इतना हंगामा कर दिया कि आज मीडिया वाला गांव में आ गया, तो सब लोग इसकी आलोचना करने लगे। अब आलोचना हो गया, 9वें दिन हो गया आलोचना। अब आलोचना के बाद कुछ लोग बोले भाई क्यों इतना मामला को बढ़ा रहे हो, ऐसा करो कि गवाही दिलवा लो कि हुआ था क्या, वहां जो लोग होंगे वो जब वो झगड़ा किया था तो कुछ लोग कोई न कोई होगा। तो 10वें दिन ये बात उठी कि गवाही करवा लो, गवाही, कुछ लोग गवाही दे देंगे। अब ये हुआ समस्या कि गवाही दे कौन, है ना। तो गवाही की बात आई तो कुछ लोग गांव में कैसा होता है कि कुछ लोग होता है कि ये सब जब झगड़ा होता है तो धीरे से जाकर के पुलिस को सूचना दे देता है। तो 11वें दिन किसी ने पुलिस को जाके सूचना दे दिया, यानी कहने का मतलब रूल नंबर 11 में हो गया सूचना। रूल नंबर 11 में सूचना के बारे में वर्णन है। तो अब हो गया पुलिस का मैटर हो गया, मामला बहुत बढ़ गया। अब पुलिस तो बिना कुछ लिए दिए मानती है नहीं। तो 12वें दिन क्या हुआ कि लोग बाग चंदा इकट्ठा किए। भाई चंदा इकट्ठा किए, अब चूंकि प्रेस आ गया था, संस्था और सबके लोग आ गए थे, तो फेमस तो हो ही गया था। तो खूब चंदा इसको मिला और बहुत सारे लोग जो है उपहार भी दिए इसको। तो 12वें दिन चंदा और 13वें दिन हम कह सकते हैं उपहार। और उपहार का दूसरा रूप जो होता है दहेज, यानी रूल नंबर 13 में जो है उपहार है 1 नंबर का, और 2 नंबर में 13 का 2 में है दहेज। अब ये बंदा बहुत फेमस हो गया, उसके गांव वाले बोले यार तुम्हारे चक्कर में तो हमारा गांव भी फेमस हो गया। तो गांव वाले 14वें दिन समारोह और सम्मान का आयोजन किया इन्होंने। बोले भाई इन दोनों भाइयों को जो है समारोह आयोजित करो और उसमें सम्मान दो। तो 14वें दिन हो गया, यानी रूल नंबर 14 में हो गया समारोह और सम्मान के बारे में वर्णन है रेलवे एक्ट, सर्विस एक्ट 1966 के रूल नंबर 14। इसके बाद अब क्या हुआ कि समारोह सम्मान हो गया, बहुत लोगों से इन दोनों भाइयों की जान पहचान हो गई। तब इसने सोचा यार अभी तो इतना फेमस हो गए, तो एक काम करते हैं व्यापार और कारोबार की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगला रूल जो है रूल नंबर 15, यानी 15वें साल उसने स्टार्ट किया व्यापार और कारोबार। उसी में आता है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब जो रेलवे कर्मचारी अगर किसी क्वार्टर में रहता है तो उस क्वार्टर को वो रेंट पे नहीं दे सकता, यानी जितनी सारी उसका कंडक्ट रूल है, जिसको उल्लंघन नहीं करना है, वो वर्णन है रूल नंबर 15 में। अब हुआ है तो व्यापार का इसका कोई नॉलेज था नहीं, ये तो बस हवा में आकर के व्यापारी शुरू कर दिया, तो हो गया बहुत भारी घाटा। और घाटा को पूरा करने के लिए अगले साल यानी 16वें साल उसने लिया उधार। तो ऐसा कह सकते हैं कि रूल नंबर 16 में क्या आता है, उधार और कर्ज, है ना, याद रखने के लिए है कि रूल नंबर 16 में आता है उधार और कर्ज से रिलेटेड वर्णन। अब उधार और कर्ज तो ले लिया, अब तो व्यापार में घाटा कम हुआ नहीं, तो उसका कंपनी जो कुछ भी बनाया था वो दिवालिया घोषित हो गया। 17वें साल हो गया दिवालिया घोषित, यानी 17 में हो गया रूल नंबर 17 में दिवालिया। और ऋण का सूचना देना, जैसे उसने कर्ज ऋण लिया था तो उसको सूचना देना, यानी हम रेल सर्विस कंडक्ट रूल 17 में है दिवालिया ऋण का सूचना देने से संबंधित वर्णन। फिर अब क्या हुआ कि बैंक वाले जो है परेशान करने लगे इसको।
तो 18वें साल बैंक वाले जो है इसका पूरा चल अचल संपत्ति का जो है नीलामी का घोषणा कर दिया। ठीक है, तो रूल नंबर 18 में क्या हुआ, चल अचल का अचल संपत्ति का घोषणा, यानी हर एक रेलवे एम्प्लॉय के पास कितना चल अचल संपत्ति है उसकी घोषणा करना, ये रूल नंबर 18 में दिया गया है। तो रूल नंबर 18वें साल हम कहानी में चले, 18वें साल उसके जो है लोन वाले बैंक वाले चल अचल संपत्ति का कर दिए नीलामी की घोषणा। अब चूंकि वो आदमी तो बहुत फेमस हो चुका था, तो उसको मंत्री वगैरह से भी परिचय था ही, तो उसने पैरवी लगाया 19वें साल, उसने पैरवी लगाया और मंत्री प्रभाव दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो रूल नंबर 19 में है पैरवी और मंत्री प्रभाव दिखाना। ठीक है, लेकिन पैरवी और मंत्री प्रभाव दिखाने के बावजूद भी उसका घाटा और उसकी जो ऋण का कोई नहीं निकला उन दोनों दोस्त भाई का, तो 20वें साल से दोनों भाई शराब में डूब गए। दोनों शराब पीने लगे, भाई आदमी परेशान हो गया, घाटा हो गया, कुछ उपाय निकल नहीं रहा था, तो 20वें साल से दोनों भाई जो है शराब, और दोस्त जो है जय और बीरू शराब पीने लगे। यानी रूल नंबर 20 में का एक में है शराब, और शराब पीने में क्या किए, अपने कंपनी में कुछ बाल मजदूर भी रख लिए। तो 20वें साल 20 नंबर 1 का 2 में है बाल श्रम, 20 रूल नंबर 20 का 1 में शराब, रूल नंबर 20 का 2 में बाल श्रम। अब पता चला इसी दौरान कि उसके 21वें साल उसको पता चला कि उसके चाचा का विदेश में भारी संपत्ति है। लेटर आया कि भाई तुम्हारे चाचा का, तुम्हारे जो दूर के चाचा थे, वो विदेश में भारी संपत्ति है और वो संपत्ति तुम्हारे नाम हो गया। अब दोनों की तो बस हो गया कहानी, बिल्कुल खुश हो गए दोनों भाई। यानी 21वें साल जो है ऋण मुक्त हो गया, विदेश में जो संपत्ति था उसको जो मिला तो उससे जो है ऋण मुक्त हो गया और मजे में रहा। तो 21 हो गया, यानी 21 में क्या हुआ, विदेश में संपत्ति, यानी रेलवे एम्प्लॉय जो है उसको विदेश में संपत्ति रखने के प्रति क्या नियम है, क्या कंडक्ट रूल है, उसका वर्णन है रूल नंबर 21 में। अब हो गया विदेश में संपत्ति, तो चला गया विदेश और विदेश में कर लिया विवाह। ठीक है, विदेश में कर लिया विवाह। अब वो क्या है, 22वें साल विदेश में जाके विवाह कर लिए, तो उसमें है कि वहाँ का नियम था एक, 22वें साल उसको नियम पता नहीं था कि भाई विदेश में जाके वो शादी कर सकता है कि नहीं, उसका भी यहाँ भी पत्नी वहाँ भी पत्नी, तो ऐसे एक पत्नी व्रत है ना। तो 22 नंबर में है विदेश में विवाह नहीं, बाल विवाह भी नहीं कर सकता है ना, बाल विवाह का नियम, और विदेश में विवाह नहीं करना, और एक पत्नी व्रत है, एक ही पत्नी होनी चाहिए, ये रूल नंबर 22 में। ये सब उसको पता नहीं है था विदेश में क्या नियम है। तो 23वें साल जो है उसको एक वकील मिला और नियम का व्याख्या किया। बताया भाई ये सब नियम का व्याख्या कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो 23 में हो गया नियम का व्याख्या। उसके बाद 24वें साल हो गया प्रत्योजन, डेलीगेशन ऑफ राइट, है ना। 24वें साल प्रत्योजन, जितना भी उसका प्रत्योजन था, जो भी उसका उद्देश्य था, कह सकते हैं उसको प्रत्योजन के रूप में उद्देश्य बोल दीजिए, प्रत्योजन याद रखना है अपने को, तो वो 24वें साल उसका पूरा नहीं हो पाया। तो 25वें साल सारे जो भी उसने किए थे नियम कानून जितने भी थे सब निरस्त कर दिए गए, यानी रूल नंबर 25 में जो है निरस्त का अधिकार है। रूल नंबर 26 में चर्चा, फिर ये जो है वो बेचारा फिर वापस अपने घर आया, है ना, शाम का भूला सुबह को घर आया और सबके सामने अब वो जो है अपनी पूरी कहानी का चर्चा करने लगा 26वें साल के बाद कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। तो रूल नंबर 26 में है चर्चा, प्रशासनिक आदेश। रूल नंबर 26 में चर्चा और प्रशासनिक आदेश। एक है रूल नंबर 3 का 3 है, रूल नंबर 3 का 1 और 3 का 2 हम पढ़ लिए हैं। रूल नंबर 3 में भी 3 भाग है, ए बी और सी है। तो ए बी सी में है पॉप, पॉप है POP, पॉप, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसे,
बी में है ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ POP। पी से है तीसरा में है सी प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो इस तरह जो है कंडक्ट रूल 1966 का संक्षिप्त वर्णन कंप्लीट होता है। थैंक यू।